Friends, good morning. So today we are discussing class 12th physics, okay, unit 5, that is chapter 8 according to NCERT. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, हाउ दे कैन ऑब्टेन, क्लियर, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। देन वी आर डूइंग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आज हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे बेटा इसके अंदर, क्लियर। सो दिस इज़ अवर क्लास 12th, ओके बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। सो यस बेटा, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, तो देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई रीजन है, कोई एरिया वे देर इज नो चार्ज एंड कंडक्शन करंट, तो फ्राडेज एंड एम्पियर लॉ टेक्स द सिमेट्रिकल फॉर्म, क्लियर, ठीक है। तो आपको पता है जो हमने ये लॉज पढ़ी हुई है ऑलरेडी, वी हैव टू डू, क्लियर। तो हमने दो लॉ पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, एक तो फ्राडे लॉ पढ़ी है, एक एम्पियर लॉ पढ़ी है। तो फ्राडे लॉ क्या कहती है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये आपने करा हुआ है, ठीक है। और एक हमने पढ़ा हुआ है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अगर कोई चार्ज नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि दीज लॉज, ये दोनों लॉज क्या होती है, सिमेट्रिकल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, so we can see from here the time varying electric field produce space varying magnetic field, ठीक है। और जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो सकता है। यानी कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, क्लियर। दोनों के एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, क्लियर, समझ रहे हो आप इस बात को, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सोर्स टू ईच अदर, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, एक तरीके का सोर्स हैं जो एक दूसरे को पैदा कर सकते हैं। सो दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, एक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे बोथ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसको आप ऐसे समझिए बेटा, जैसे कि ये मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इधर क्या हो जाएगा, आपकी जो वेव की डायरेक्शन है। तो ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ओके। सो देखिए बेटा, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक मैंने येलो वाली लाइन ली है, एक मैंने ये ब्राउन कलर की लाइन ली है, क्लियर, ठीक है। तो बेटा देखिए आप यहाँ पे जो आपको ये दो लाइंस शो हो रही हैं, ये वाली और ये वाली, जो आपका वाई एक्सिस है, ये किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। सो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जेड क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है, ओके। तो ये देखिए मैक्सिमम ईएमएफ, जो मैक्सिमम अपना येलो वाली, जो मैंने येलो वाली वेव ले रखी है, वो अपना किसको शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, और जो ब्राउन वाली वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ठीक है, ई नोट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी नोट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जेड एक्सिस के लोंग है और वो अपना वाई एक्सिस के लोंग, और ये प्रोपोगेट दोनों किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, दोनों एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं, ठीक है। सो वाई के लोंग क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड के लोंग मैग्नेटिक फील्ड, बट दे बोथ आर प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है, मतलब एक टाइम पे चेंज हो रहे हैं, और एक ही टाइम पे दोनों क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा अटेन कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे दोनों क्या हो रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा अटेन कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन है दोनों की, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंड
एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और जिस साइड आपकी ओके बेटा। सो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एंड ये दोनों किस ओके सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्लियर। अब यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ई है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है, क्योंकि दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट अपॉन बी नोट। आप इसको डायरेक्ट रिलेशन को भी याद रख सकते हैं, अगर आप इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसी अपना क्या आया, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय मिनिमम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ई नोट और बी नोट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है अपना बी नोट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। सी द स्पीड ऑफ द लाइट, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट अपॉन बी नोट। ठीक है, उसके बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये जो मैग्नेटिक वेव है ना बेटा, ये किस में से, ये स्पेस में से भी ट्रैवल कर सकती है, एयर में से भी ट्रैवल कर सकती है, हर एक जगह से ट्रैवल कर सकती हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸। ठीक है, बट इनका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, C = 1/√μ0 अपॉन ε0। ठीक है, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये स्पेस में से भी ट्रैवल कर सकती हैं, और ये इनका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे से करना है, ये वाला। ठीक है, ओके। अब देखिए द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मटेरियल मीडियम में क्या होती है, 1/μ ही, और म्यू क्या है आपके पास, परमिएबिलिटी, और ई क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। म्यू परमिएबिलिटी है और ई परमिटिविटी है ऑफ मटेरियल मीडियम। ओके, और ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी चलती हैं तो दे कैरी एनर्जी को साथ लेके जाएंगी और ये स्पेस में से प्रोपोगेट करेंगी। सो दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन, तो जो ये एनर्जी लेके जाएंगी ये एनर्जी दोनों फील्ड में मिक्स होके जाएगी। ठीक है, यानी कि हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करेगा और हाफ मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगा। 8 पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन देयर पाथ। ठीक है, तो जो आपके ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या करेंगे, एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन देयर पाथ। ओके, अब क्या है, फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ ईएम, तो इसका अगर हम ऑप्टिकल इफेक्ट देखें कि लाइट का क्या इफेक्ट होता है, तो मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम अगर आप लाइट के बारे में बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इसका लाइट वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती। क्लियर, दे डोंट नीड मीडियम टू ट्रैवल। अब ऑसिलेटिंग चार्ज विच हैज़ नॉन जीरो एक्सेलरेशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है जो नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब इसमें हमें क्या चाहिए, एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल चाहिए जो ऑसिलेट करे। क्लियर, यानी कि देखिए जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो चार्ज रेस्ट में पढ़ा था, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी, और तो वहाँ पे चार्ज क्या कर रहा था, आपका मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार्ज एक्सेलरेट करेगा बहुत ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, ओके। अब हम देखिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था, इसमें क्या करी, इसने 2 कॉपर या यू कैन से जिंक प्लेट ली थी। ठीक है, वो एक और एक उनके बीच में हमने एक मेटल रोड ली, दोनों के बीच में। क्लियर, क्या करी, 2 कॉपर प्लेट ली, ठीक है, मेटल रोड ली, और उन मेटल्स रोड के आगे क्या लगा दिए, छोटे छोटे 2 स्पेयर लगा दिए। सो वी आर टेकिंग 2 प्लेट दैट इट मे बी कॉपर और इट मे बी जिंक, देन वी आर टेकिंग 2 metal rod and we also attach the metal rod with a metal sphere, and after that we are taking an induction coil. Clear, and we are pointing on them like PS, these are the name that we given to us. ठीक है, this is the induction coil and we are connected the induction coil with the metal rod. हमने क्या किया, जो हमने इंडक्शन कोयल ली है उसको मेटल रोड के साथ अटैच कर दिया है। ओके,
ओके, नाउ जो हमने एस वाले पॉइंट्स थे वो तो मेटल रोड के साथ अटैच कर दिए, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करा, एक रिंग ली, ठीक है, और उस रिंग के साथ हमने 2 छोटे छोटे स्पेयर्स अटैच करे और उनको हमने बोला S1 एंड S2। क्लियर। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इफेक्ट आपको आई थिंक आप फील कर पा रहे हो। देखिए यहाँ पे EM वेव जनरेट करी है हमने। कैसे जनरेट करी, हमने क्या करा, सिंपली 2 मेटल रोड ली हैं, ठीक है, और उनको एक इंडक्शन कोयल के साथ अटैच किया, क्योंकि इंडक्शन कोयल है तो मतलब वो क्या कर सकता है, EMF जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है और इस तरीके से देखिए EM वेव कनेक्ट हो रही है, ठीक है, EM वेव जनरेट हो रही है आपकी। ये आपको अलग से दिखाई दे रहा है, तो होप आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्व करा, तो हमने क्या देखा, द कॉपर और जिंक प्लेट आर केप्ट पैरेलल, ठीक है। दोनों प्लेट्स को हमने क्या रख रखा है, यहाँ पे पैरेलल हैं दोनों प्लेट्स, और कितनी दूर है, 60 सेंटीमीटर दूर है। द मेटल स्पेयर आर स्लाइडेड ओवर द मेटल रोड्स, ठीक है, मेटल स्पेयर्स हैं मेटल रोड्स के ऊपर हैं, ठीक है, और उनके बीच में 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप है। देखिए S1 और S2 2 मेटल रोड हैं, इनके बीच में एटलीस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है। इंडक्शन कोयल सप्लाई हाई वोल्टेज, इंडक्शन कोयल का क्या काम है, हाई वोल्टेज सप्लाई करना, ठीक है। इंडक्शन कोयल का क्या काम है, हाई वोल्टेज सप्लाई करना। द प्लेट एंड द रोड्स, ठीक है, जो प्लेट हैं, जो इंडक्शन कोयल प्लेट हमारी, ठीक है, और जो रोड्स हैं, क्लियर, वो विद स्पेयर्स के साथ ये क्या करेंगे, एक LC कॉम्बिनेशन देंगे हमें, LC यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एन ओपन मेटालिक रिंग ऑफ डायमीटर, हमने एक मेटालिक रिंग ली जो ओपन है, बंद नहीं है, पूरी ओपन है, क्लियर। और उसके बीच का डायमीटर कितना, 0.70 मीटर। छोटा सा मेटालिक स्पेयर है जिसको हम एज ए डिटेक्टर यूज़ करते हैं, मतलब ये EM वेव को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो जो हमारे पास ये LC कॉम्बिनेशन बना जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, ठीक है, तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है ना यहाँ पे। सो द एयर इन द स्मॉल गैप बिटवीन द स्पेयर गेट आयनाइज्ड, ठीक है, जो उन स्पेयर्स के बीच में छोटा सा गैप है, देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये छोटा सा जो गैप है S1 S2, ये क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड। इससे क्या होगा, आपका जो ये एक पाथ प्रोवाइड करेगा फॉर डिस्चार्जिंग द प्लेट, तो प्लेट डिस्चार्ज होना मतलब प्लेट अपना चार्ज छोड़ना स्टार्ट कर देगी। स्पार्क, वहाँ पे एक स्पार्किंग आपको दिखाई देगी स्पेयर्स के बीच में, और जो ये स्पार्किंग आपको दिखाई दे रही ना, यही स्पार्किंग क्या है, आपकी EM वेव है। क्लियर। तो आप क्या कह सकते हो कि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ चार्ज होगा, यहाँ पे अकर होगा, और इससे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। एक चार्जिंग मैंने आपको बताई थी, चार्जिंग निकलेगी एक तरीके की, ठीक है, स्पार्किंग होएगी एक तरीके की। तो कॉन्सिक्वेंटली हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा और एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम फ्रीक्वेंसी का। तो दीज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड, जो ये ऑसिलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनसे क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा, ठीक है। और ये वेव कैसे प्रोड्यूस होंगी, फ्रॉम ए स्पार्क गैप, एक स्पार्क गैप, एक स्पार्किंग आपको दिखाई देगी, और वही हमारा क्या है, EM वेव है। डिटेक्टर जो लगा रखा है, वो जो रिंग हमने लगा रखी है, हाफ रिंग, जब आपको मैंने अभी बताया था, वो रिंग क्या बताएगी आपको, वो रिंग ये बताएगी कि जो हमारे पास जो भी स्पार्किंग आ रही है, जो आपके पास EM वेव आ रही है, ठीक है, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ द कोयल। यानी कि आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया है, जो हमें ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है स्पेयर्स के गैप के बीच में, ठीक है, तो कंडक्टिंग पाथ बिकम अवेलेबल फॉर इंड्यूस्ड करंट, तो वहाँ पे कंडक्टिंग पाथ हो जाएगा, मतलब उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा गैप में से, और दिस कोज स्पार्क टू अपीयर एट द नैरो गैप। इसी वजह से हमें वहाँ पे क्या होता है, एक स्पार्किंग दिखता है। बेसिकली इसके पीछे डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन है। सो बेसिकली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमने बेसिकली यहाँ पे क्या नोटिफाई किया बेटा, हमने ये देखा कि जो स्पार्किंग हुई है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंटेंस व्हेन द स्पेयर S1 एंड S2 एंड S1 है, तो दोनों एक जगह क्या रहने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ये पोलराइजेशन ऑफ EM वेव का एक क्लियर एविडेंस, एक प्रूफ है, जहाँ से आप ये देख सकते हो कि हाँ, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, EM वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और हर जने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने जो EM वेव प्रोड्यूस करी थी वो करी थी 6 मीटर वेवलेंथ की। 7 साल के बाद JC बोस ने दोबारा इसको किया और वो काफ़ी सक्सेस हुए, और उसने जो EM वेव प्रोड्यूस करी वो 25 mm से लेकर 5 mm तक थी। और यू नो दैट JC बोस इज एन इंडियन फिजिसिस्ट, तो इंडियन फिजिसिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन फिजिसिस्ट, कि कोई इंडिया का भी
साइंटिस्ट है जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकता है और इतना लेवल तक सोच सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिली और काफ़ी जगह हम इसको यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इस स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए EM वेव क्या होती हैं बेटा। EM वेव आपकी होती है 7 टाइप की। क्लियर, इसको आप एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगी, RMI लक्स G, इससे याद रख सकते हैं आप। देखिए ऐसे RMI लक्स G, ये शॉर्टकट याद रखिए। ठीक है, तो ये जो 7 आपके पास है ये EM वेव है, RMI लक्स G। 2-4 बोलोगे, 2-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। RMI लक्स G क्या है ये, RMI लक्स G। ठीक है, जो रमी है वो लक्स से नाती है। ठीक है, RMI लक्स G। R मीन्स रेडियो वेव, M मीन्स माइक्रोवेव, दिस इज रेडियो वेव माइक्रोवेव। I इंफ्रारेड वेव, L जो हमारे पास लाइट है, ये हमारे वाली लाइट है जो सनलाइट आती है वो वाली, यानी कि विबग्योर। ठीक है, ये कौन सी लाइट है, विबग्योर, जो 7 लाइट्स हैं। U अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स रेज है, G गामा रेज है। ठीक है, क्लियर। अब आपको ध्यान रखना है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ। तो देखिए बेटा, रेडियस जो रेडियो माइक्रो ये वाली वेव है ना आपके पास, ठीक है, जो ये वाली वेव है आपके पास, ये इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ना तो वेवलेंथ घटती जाएगी। ठीक है, और इसकी सबसे मिनिमम क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो RMI लक्स G, RMI लक्स G। ठीक है, तो रेडियो वेव सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इनकी। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो क्या होता चला जाएगा, इसका वेवलेंथ कम होता चला जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अपोजिट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा वेव्स की होती है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। तो ये देखिए आपको दे रखा है रेंज ऑफ लैम्डा, कितना दे रखा है, कुछ किलोमीटर से लेकर 0.3 मीटर। देन माइक्रोवेव का भी दे रखा है 0.3 टू 10⁻⁻⁻⁻। ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए कहाँ से ये पूछा जाता है आपसे पेपर में कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रेडियो वेव। तो रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। कहाँ यूज़ करते हैं रेडियो वेव को, यू नो ऑलरेडी, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में। जो भी हमारे घर पे टीवी चलता है, रेडियो चलते, जो भी कनेक्शंस है इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ से आप कोई भी ऑडियो विजुअल सिस्टम यूज करते हो, वहाँ पे हम रेडियो वेव का यूज़ करेंगे। देन माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव भी इसी से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से होता है, और ये इसकी रेंज दे रखी है 0.3 टू 10⁻³ लैम्डा की। और आप देखो धीरे धीरे जो लैम्डा है वो डिक्रीज हो रहा है, बट आप ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। देखिए कैसे, देखिए बेटा, पहले 10⁻⁹ था, अब 10⁻11 हो चुका है, फिर 10⁻14। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है, बट जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो आप ये पॉइंट्स यहाँ से अपने आप कंसीडर कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर। कहाँ यूज़ करते हैं माइक्रोवेव को, एक तो अपना माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करते हैं, रडार में यूज़ करते हैं, एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन थर्ड इज इंफ्रारेड वेव। तो रेंज इसकी क्या रहेगी लैम्डा की, 10⁻³ टू 10⁻⁷। क्लियर। और रेंज है जो फ्रीक्वेंसी की वो है 3 × 10⁻11 टू 4 × 10⁻11। मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज़ से ये प्रोड्यूस होती है। कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन्स में, एस्ट्रोनॉमी में, नाइट विजन एडवाइसेस में जो रात को आप देख रहे हैं, ग्रीन हाउस में, ठीक है, रिवेलिंग सीक्रेट राइटिंग्स में, अगर आपको कोई सीक्रेट राइटिंग लिखनी है जो दिखाई ना दे दूसरों को, पुरानी जो एंशिएंट वॉल्स होते हैं उनमें। और आपको एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल दो, आपके जो घर के टीवी का रिमोट है ना, उसमें जो लाल लाल लाइट सी जलती है जिसकी वजह से चैनल बदले जाते हैं, वो भी इंफ्रारेड वेव है। ठीक है, जो आपके घर पे रिमोट से सब बच्चों ने देखा हो, टीवी चलाते हो सभी, तो वहाँ पे भी इंफ्रारेड वेव यूज होती हैं। देन फोर्थ है आपका लाइट या विजिबल, ये हमारा खुद का वेव है विबग्योर। तो ये आपको पता है कि ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप नैनोमीटर की फॉर्म में लिखोगे तो आप 400 से 700 लिख सकते हो, बट अगर आप इसको मीटर की फॉर्म में लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मीटर की फॉर्म में दिया हुआ है, हो सकता है आपकी बुक्स में नैनोमीटर की फॉर्म में दे रखा हो, तो नैनो में चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी बेटा।
ठीक है। तो ये इसकी दे रखी है रेंज, देन ये इसकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10⁻14 4 to 8। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं अपनी ये लाइट वेव, तो आपको पता है कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं। सन में क्या हाइड्रोजन हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है ना। मतलब ये इसको आप ऐसे समझिए, आपका जो अभी एटम वाला चैप्टर आएगा उसको हम इसमें करेंगे। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब लोअर लेवल से अपर लेवल में जाता है, यानी कि ग्राउंड लेवल से हाई लेवल में जाएगा, तो जब वो नीचे आएगा तो उस टाइम पे जो लाइट एमिट करेगा, ठीक है, वही हमारी लाइट वेव होती है। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे डीपली से पढ़ेंगे हम एटम्स वाले चैप्टर में, एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रॉनिक उसमें एक्साइटेड होते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है लाइट। ये हमारे सन में ऐसा ही होता है। कहाँ यूज़ करते हैं आपको पता, लाइट ऑप्टिक्स में यूज होती है, क्योंकि लाइट की सारी स्टोरी ऑप्टिक्स में है। ऑप्टिकल डिवाइस में, विजन्स, फोटोग्राफी, इन सब में इसको हम यूज़ करते हैं। तो होप आपको सारा समझ में आ रहा है बेटा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अल्ट्रावोलेट रेज की, एक्स रेज की, गामा रेज की। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा, देखिए जो ये 3 वेव है ना, ये ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, इट मीन्स उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ रही है, यानी कि वो हमारी बॉडी को चीरते हुए अंदर से निकल सकती हैं। अब अल्ट्रावोलेट जो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं उसमें अल्ट्रावोलेट रेज यूज़ करते हैं। अब आपकी बॉडी को चीर के जब वो अंदर का पार्ट दिखा सकती हैं, इट मीन्स वो काफ़ी हाई एनर्जी फुल है। तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है इन तीनों वेव की, और जो लाइट से पहले वाली हमने पढ़ी RMI, उनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल है तीनों, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा खतरनाक है गामा वेव्स। तो अल्ट्रावोलेट रेज है, अल्ट्रावोलेट रेज का देखिए आपका जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी देखिए, तो अल्ट्रावोलेट रेज है, अल्ट्रावोलेट रेज का ये आपका रेंज रहेगा वेवलेंथ का 3 से लेकर 6 के पावर में कर लेना आप याद, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये भी कर लोगे। कहाँ से जनरेट होती है देखिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है या सन में, वहाँ प्रोड्यूस होती है। यूवी रेज आपको पता है सन से मिलती है हमें। कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन में, सैटेलाइजेशन में, बैक्टीरिया मारने में, जर्म्स में, खाने वगैरह जो फूड स्टफ होता है उसमें जर्म्स को मारने के लिए। इनविजिबल जो राइटिंग आपको दिखाई नहीं दे रही हो उसको आप अल्ट्रावोलेट रेज से देख सकते हो। ठीक है, फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स में, फिंगरप्रिंट्स में, जब आपके हाथ स्कैन किए जाते हैं, आई स्कैनिंग जो मशीन होती है ना, उसमें यही वेव्स यूज़ करी जाती हैं आपकी। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा एक्स रेज। सो एक्स रेज आपको पता है हमारी बॉडी का जो कई बार कोई फ्रैक्चर वगैरह, बोन्स वगैरह, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे हम एक्स रेज को यूज़ करते हैं। तो देखिए बेटा एक बार आप एक्स रेज, तो ये इसकी रेंज रहेगी, होप यू विल डू इट। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स के अंदर ज़्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और जब वो टूटते हैं देन वी गेटिंग एक्स रेज। ओके, रोंगस्टन साइंटिस्ट था जिसने इनको डिस्कवर किया था सबसे पहले। कहाँ यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करने में यूज़ करते हैं, स्किन की डिजीज़, कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट में कोई क्रैक है, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट उनसे टूटा हुआ है तो उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, स्मगल्स गुड्स इन बैग्स ऑफ ए पर्सन, अगर कोई मतलब डिटेक्शन कर सकते हैं किसी के बैग में कुछ चीज़ है तो उसको आप बाहर से डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हो, जो आपके केमिस्ट्री में नहीं आता, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर आते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको भी आप स्टडी कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सरे। बिकॉज एक्सरेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब बॉडी के अंदर घुस के उन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो। तो काफ़ी हार्मफुल है ये चीज़ें, काफ़ी हार्मफुल है ये वेव। ठीक है, देन वी आर डूइंग ए गामा रेज। तो गामा रेज में क्या होएगा, द ओवरलैप द अपर लिमिट ऑफ द एक्स रेज, मतलब ओवरलैपिंग करेंगे दोनों उनको, यानी कि 10⁻10 to 10⁻14 इसकी रेंज रहेगी, और ये इसका क्या रहेगा, वेवलेंथ। ठीक है, ओके। सो जस्ट अ सेकंड, हाँ जी देखिए रेडियो वेव्स कहाँ से जनरेट होती हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं ये। ठीक है, और इसके यूजेस क्या रहेंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बताता है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में बहुत यूज होता है। और बेटा मैं आपको बता देती हूँ, आपके पेपर्स में कई बार इनकी रेंज पूछ ली जाती है बोर्ड्स के एग्जाम्स में, और यूजेस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप 3 to 4 यूजेस ज़रूर करके जाएँ आपके पेपर में। यहाँ से या तो इनकी रेंज पूछी जाएंगी, ठीक है, या तो क्या पूछा जाएगा, ये रेंज पूछी जाएंगी आपसे कि किस रेंज में कौन सा लाई करता है। ठीक है, या आपसे पूछे जाएंगे इनके यूजेज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, क्या होती हैं ये वेव्स, फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, डिफरेंट वेव्स को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। RMI लक्स जी, दैट इज रेडियो वेव। ठीक है,
रेडियो वेव, क्लियर, ओके। तो हमने आपको अच्छे से बताया इसमें रेडियो वेव्स वगैरह के बारे में कि यूजी, तो इनके यूजेज आपको ज़रूर याद करके ले जाने हैं। एक मैंने फॉर्मूला बताया था 1/μ0 / √2, वहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो टॉपिक है वो आपका कट हो चुका है, डिलीटेड सिलेबस में भी अपडेट हुआ है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे जो रह गए हैं इस पार्ट में उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी ईजी है, और यहाँ से सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, और मैक्सिमम यूजेज ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूजेज को आप अच्छे से कीजिए, रेंज जो फ्रीक्वेंसी की है और वेवलेंथ की उनको अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो इसके कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।